हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बैकवर्ड सर की क्लास में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं में अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं में प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 1 के सवाल के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और दोस्तों हम प्रश्नावली 1.2 तक पूरा समाप्त कर चुके हैं दोस्तों। यदि आप उनके वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं दोस्तों। प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल क्या है देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए सिद्ध करना है दोस्तों कि कर्णी 5 है जो एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो दोस्तों यह सिद्ध करना आपके लिए थोड़ा कठिन लग रहा होगा, परंतु मैं दोस्तों आपके लिए आसानी से समझा दूंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या, मतलब वो अपरिमेय संख्या है यानी कि। अब दोस्तों अपन इसके विपरीत मान लेते हैं। इसके विपरीत क्या मान लेते हैं कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लेते हैं दोस्तों। तो अपन किस प्रकार से लिखेंगे इसके दोस्तों, इसके विपरीत मान लेते हैं। क्या माना दोस्तों? माना इसके विपरीत। क्या माना दोस्तों अपन ने इसके विपरीत? इसके विपरीत कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है दोस्तों। यहां पर अपन ने इसके विपरीत मान लिया कि कर्णी 5 है जो वो एक परिमेय संख्या है तो दोस्तों अपरिमेय, यह अपन के लिए सिद्ध भी करना है, लेकिन इसके विपरीत अपन उल्टा मान ले रहे हैं कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या। और अगर दोस्तों कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है तो अपन क्या लिख सकते हैं कि कर्णी 5 बराबर P/Q, जहां कर्णी 5 बराबर P/Q होगा दोस्तों की Q की परिमेय संख्या है वो P/Q के रूप में दर्शाए। दोस्तों अपन A/B भी कर सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, लेकिन हमने P/Q जहां दोस्तों जो P और Q है, जहां दोस्तों Q है जो वो बराबर नहीं है 0 के, तथा P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक है। अब दोस्तों इसके विपरीत अपन ने क्या मान लिया कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। तो कर्णी 5 एक परिमेय संख्या, तो इसे अपन कैसा लिख सकते हैं? कर्णी 5 बराबर P/Q, जहां दोस्तों Q बराबर 0 नहीं है और P और Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं दोस्तों, सहअभाज्य पूर्णांक। दोस्तों सहअभाज्य पूर्णांक से क्या आता है कि जिनका दोस्तों जो उभयनिष्ठ गुणनखंड रहता है वह हमेशा 1 आता है। क्या? संख्या 1 दोस्तों, 1 नहीं, संख्या 1। कभी भी दोस्तों 2 नहीं आता, 1 के आगे नहीं आता है दोस्तों। 1 के आगे 2 3 4 5 नहीं आता दोस्तों। उसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह हमेशा 1 ही आता है। और दोस्तों जब अपन उसका HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं दोस्तों? जब अपन उन संख्याओं का HCF, तो उन संख्याओं का जब दोस्तों HCF भी 1 ही आ जाए तो वो सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं कि जिनका HCF भी 1 आ जाए और उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 1 हो। 2 3 4 5 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1। और दोस्तों यदि अपन ने P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड दोस्तों 1 के आगे 2 3 4 या 5 या 6 या 7 या जो भी है वो निकाल लिया तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों किस प्रकार से आगे अपन करेंगे तो मैं अभी बताता हूं। जैसा कि दोस्तों अपन ने लिखा कि कर्णी 5 बराबर P/Q। अब दोस्तों अपन इसको क्या लिख सकते हैं? अब दोस्तों आगे अपन क्या करेंगे, जो दोनों पक्ष हैं उनका वर्ग कर देंगे। तो आगे अपन लिखेंगे दोस्तों दोनों
पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर और दोस्तों इसे आप नोट करते जाइएगा, जो जो मैं आपके लिए समझाता जा रहा हूँ, लिखवाता जा रहा हूँ। यदि इस पूरे ब्लैक बोर्ड में यह सवाल नहीं बना तो मैं मिटा भी सकता हूँ, इसलिए आप पहले से पूरा लिखते जाइए और समझते भी जाइए। दोस्तों आप दोनों पक्षों का जब अपन वर्ग करेंगे तो क्या करनी 5 का वर्ग कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 और p बटे q, p का वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर। ये दोस्तों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अपन के लिए प्राप्त हुआ। अब दोस्तों जब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अपन के लिए ये प्राप्त हुआ है तो अपन आगे क्या करेंगे दोस्तों, आगे अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, जो 5 है दोस्तों, अब दोस्तों अपन लिखेंगे 5 और दोस्तों q स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ ये क्या है, किस में है दोस्तों, भाग में, तो यहाँ किस प्रकार चला जाएगा दोस्तों, यहाँ गुणा में आ जाएगा। तो 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, इसे अपन दोस्तों समीकरण नंबर 1 नाम दे दे रहे हैं आगे दोस्तों, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसे जब दोस्तों अपन ने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया तो अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, जो q स्क्वायर है तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन 5। अब दोस्तों q स्क्वायर बराबर अपन ने p स्क्वायर अपॉन 5 लिख दिया। इसका आशय क्या हुआ दोस्तों कि जब अपन p स्क्वायर में 5 का गुणा करेंगे दोस्तों, मतलब भाग देंगे, तो अपन के लिए q स्क्वायर प्राप्त होगा। p स्क्वायर में जब अपन 5 का भाग देंगे तो अपन के लिए q स्क्वायर प्राप्त होगा। दोस्तों इससे क्या है, अब अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अतः दोस्तों q स्क्वायर है जो वो 5 से विभाज्य है, q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब दोस्तों q स्क्वायर 5 से विभाज्य है और q स्क्वायर 5 से विभाज्य है दोस्तों, तो q भी 5 से विभाज्य होगा। q स्क्वायर तो है दोस्तों, तो q तो होगा ही। अब आगे क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा, तो q भी 5 से विभाज्य होगा। अब दोस्तों q स्क्वायर है तो q तो होगा ही, ये तो इसमें तो कुछ शक करने की बात ही नहीं है दोस्तों, कि जब q स्क्वायर है तो q तो होगा ही दोस्तों 5 से विभाज्य। अब दोस्तों अपन आगे क्या लिखेंगे कि जब q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो 5q से विभाज्य होगा। 5 सॉरी दोस्तों, यहाँ पर q स्क्वायर नहीं, यहाँ पर दोस्तों p लिखना था, p स्क्वायर, p सॉरी दोस्तों मैंने q कर दिया। अब दोस्तों क्या, अभी फिर से बता दे रहे हैं दोस्तों, p स्क्वायर से q विभाज्य है। यहाँ दोस्तों जो 5 का जब अपन p स्क्वायर में भाग देंगे तो q स्क्वायर प्राप्त होगा दोस्तों, मतलब दोस्तों कि जो 5 है वह p स्क्वायर से विभाज्य है। जब दोस्तों 5 p स्क्वायर से विभाज्य है तो p भी, तो जब p स्क्वायर है दोस्तों 5 से विभाज्य तो p भी 5 से विभाज्य ही होगा। जब p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। दोस्तों पिछली बार मैंने अभी q कह दिया था, तो q नहीं है दोस्तों, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। इस प्रकार से दोस्तों यह विभाजित हो गया, मैंने आपके लिए बताया। अब दोस्तों आगे अपन क्या ले सकते हैं, आगे क्या ले सकते हैं, आगे अपन ले सकते हैं दोस्तों, इतना प्राप्त करने के बाद दोस्तों अपन आगे ये ले सकते हैं कि आगे अपन ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अब हम p बराबर 5c लेते हैं, p बराबर 5c लेते हैं। अब दोस्तों अपन ने p बराबर क्या ले लिया, 5c। जब दोस्तों अपन p बराबर 5c ले सकते हैं,
इस प्रकार से दोस्तों जब अपन ने दोस्तों यह सिद्ध कर लिया कि 5 पी से विभाज्य पी स्क्वायर से विभाज्य है, और दोस्तों अब अपन के लिए आगे क्या सिद्ध करना है कि जो 5 है वह क्यू से भी विभाज्य करना है दोस्तों, क्यू से भी उसे विभाज्य होना ही चाहिए, तभी कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है यह सिद्ध होगा। तो अब अपन क्या लेंगे दोस्तों कि P बराबर 5C, P बराबर 5C। अब दोस्तों P बराबर जब अपन ने 5C लिया तो दोस्तों जो ये है, अब अपन आगे क्या लिखेंगे दोस्तों, P का मान जो समीकरण नंबर 1 दोस्तों अभी अपन ने यहां दिया था, समीकरण 1 में रखने पर, अब दोस्तों जो P का मान है, P का मान समीकरण 1 में रखेंगे दोस्तों अपन। P का मान किस में रखेंगे दोस्तों अपन, समीकरण नंबर 1 में। जब दोस्तों अपन P का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो दोस्तों समीकरण नंबर 1 क्या है, 5Q का स्क्वायर बराबर P का मान कितना है दोस्तों अभी 5C बराबर 5C का स्क्वायर, 5Q का स्क्वायर बराबर 5C का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ क्या आएगा कि 5Q का स्क्वायर बराबर 5C का स्क्वायर दोस्तों 25C स्क्वायर, 25C स्क्वायर। यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बराबर में 25 स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं Q स्क्वायर बराबर 25C स्क्वायर अपॉन 5 बराबर 5 से काट देंगे दोस्तों तो 25, 5 से 5 बार कट जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों 5C स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर जब 5C स्क्वायर आ गया, आगे 5C स्क्वायर आ गया तो मतलब क्या दोस्तों, यहाँ नहीं लिख रहा है दोस्तों, यहीं लिख रहा है कि Q स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर। अब Q स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर आ गया दोस्तों, तो अब आगे क्या लिख सकते हैं दोस्तों अपन, यहाँ पर Q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू C स्क्वायर। अब दोस्तों अपन ने आपने यहाँ पर भी देख लिया कि जब अपन 5 का Q स्क्वायर में भाग देंगे तो C स्क्वायर प्राप्त होना चाहिए दोस्तों, मतलब C स्क्वायर की जगह पे जो है वह प्राप्त होना चाहिए जब Q स्क्वायर ने अपन 5 का भाग देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने क्या सिद्ध कर, ये भी सिद्ध कर लिया है कि जो अब आगे क्या लिखेंगे दोस्तों अपन, अतः क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अब दोस्तों अपन ने ये भी ज्ञात कर लिया कि जो Q स्क्वायर है वह 5 से विभाज्य है। यदि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो दोस्तों Q भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। ये दोस्तों पूरा सवाल मैंने आपके लिए बता दिया, एक बार और दोस्तों अच्छे से समझा देता हूं मैं आपके लिए, फिर आगे और जो लिखना है वो बताऊंगा। दोस्तों सवाल हल करने के लिए क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले तो अपन के लिए पता है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। तो अपन इसके विपरीत मान लेंगे कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, और यदि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है तो कर्णी 5 बराबर P बटे Q अपन लिख सकते हैं, जहां Q बराबर 0 नहीं है और P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या है दोस्तों, जिसका जो वैनिष्ठ गुणनखंड हमेशा आता है वह 1 आता है, और जिसका HCF जब निकालते हैं दोस्तों अपन तो भी 1 ही आता है। ऐसे सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। अब दोस्तों इसके बाद अपन क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद दोस्तों अपन के लिए Q स्क्वायर बराबर P बटे 5 यहाँ तक प्राप्त होगा। वर्ग करेंगे फिर हल करेंगे तो
अब दोस्तों जब क्यू स्क्वायर बराबर पी बटे 5 प्राप्त होगा तो दोस्तों जो 5 पी स्क्वायर के बटे में है 5, तो 5 पी स्क्वायर से विभाज्य हो गया, तो अपन आगे क्या लिखेंगे कि 5 पी स्क्वायर से विभाज्य है। और जब दोस्तों 5 पी स्क्वायर से विभाज्य है तो वह पी से विभाज्य तो होगा ही यह। और दोस्तों जब वो p से विभाज्य होगा तो अपन अब क्या ले सकते हैं कि p बराबर 5c अपन ले सकते हैं, और कुछ भी ले सकते थे दोस्तों। p बराबर 5c, p से 5 से विभाज्य है तो p बराबर 5c या 5a या 5 जो भी लेना है दोस्तों, तो यहाँ मैंने p बराबर 5c ले सकते हैं। तो अब दोस्तों अपन के लिए q को भी तो विभाज्य करना है, इसलिए अपन ने p बराबर 5 से लिया। और दोस्तों जो p बराबर अपन ने 5 से लिया वो है p का मान दोस्तों अपन ने जो समीकरण नंबर 1 दिया था उसमें रख दिया और यह ज्ञात कर लिया, और दोस्तों उसमें रख दिया। और उसके बाद अपन के लिए दोस्तों यहाँ तक हल कर लिया और अपन के लिए पता चल गया कि जो 5 है वह q से भी विभाज्य दिखा लिया दोस्तों। जब दोस्तों 5 अपन ने q स्क्वायर से विभाज्य दिखाया, जब 5 q स्क्वायर से विभाज्य है दोस्तों तो वह q से विभाज्य तो होगा ही, इसमें कोई शक है ही नहीं। जब p q स्क्वायर से विभाज्य है तो q से भी तो विभाज्य होगा ही ना। अब दोस्तों इस प्रकार अपन ने यह इसको p से विभाज्य दिखा लिया और q से विभाज्य दिखा लिया, परंतु दोस्तों जो अपन ने कल्पना की थी कि यह एक परिमेय संख्या है और सहभाज्य पूर्णांक है दोस्तों ये p और q, लेकिन इसका तो उल्टा हो गया दोस्तों कि p और q को अपन ने 5 से विभाज्य दिखा लिया, और जबकि सहभाज्य पूर्णांक में क्या होता है दोस्तों कि वह 1 से ही विभाज्य होना चाहिए। ये मतलब दोस्तों जो उनका अवनिष्ठ गुणनखंड आता है वह एक ही आता है, एक ही से उनको विभाज्य होना चाहिए, और जब उनका एचसीएफ निकालते हैं तो भी वह एक ही आना चाहिए। परंतु दोस्तों यहाँ पर अपन ने p और q दोनों को 5 से विभाज्य बता दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों करनी 5। अब दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ दोस्तों अब अपन लिखेंगे कि अपन की जो दोस्तों कल्पना की थी कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु दोस्तों यहाँ अपन ने ऐसा सिद्ध कर लिया कि करनी 5 एक। अब दोस्तों यहाँ जब q 5 से भी विभाज्य हो जाएगा तो दोस्तों अपन अब क्या लिखेंगे दोस्तों, उत्तर में क्या लिखेंगे कि हम उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, उत्तर दोस्तों यह हमारी कल्पना के विपरीत है। उत्तर नहीं दोस्तों, यहाँ उत्तर लिखने की जगह नहीं है, तो मैंने आप उत्तर में क्या लिखना है दोस्तों मैं बोल देता हूं तो आप समझ लीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अपन ने जो करनी 5 है उसके लिए दोस्तों मतलब जो दोस्तों 5 है उसके लिए p से भी विभाज्य कर लिया और q से भी विभाज्य कर लिया, परंतु दोस्तों जो अपन ने कल्पना की थी कि यह परिमेय संख्या है तथा p और q क्या है दोस्तों, सहभाज्य पूर्णांक है। तो दोस्तों अपन की यह जो कल्पना की थी अपन ने वह इसकी विरोधाभासी हो गई। इस प्रकार से दोस्तों अपन कह सकते हैं दोस्तों, अतः करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोस्तों अपन आगे लिख सकते हैं। अब दोस्तों ऐसा लिखना है अपन के लिए, उत्तर में क्या लिखना है दोस्तों, उत्तर में ऐसा लिखना है दोस्तों कि जो अपन ने कल्पना की थी दोस्तों, अपन ने कल्पना क्या की थी कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है तथा p और q सहभाज्य संख्या है, परंतु जो अपन ने जो हल किया जो अपन का तो उसमें दोस्तों यह विरोधाभासी रहा, जो अपन ने कल्पना की थी उसके विरोधाभासी रहा। इस कारण से दोस्तों जो करनी 5 है वह एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया दोस्तों। ये था दोस्तों पूरा इसका हल, जो कि दोस्तों बहुत ही सरल था, आपके लिए मैंने आसानी से बता दिया और मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में भी आ गया होगा। और दोस्तों इसी बात पर रैकॉर्ड सर की क्लास के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।